अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। देखिए फर्स्ट समझते हैं केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब है ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जहां पे हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में समझते हैं और उसके मैकेनिज्म के बारे में डील करते हैं। तो यहां पे आपको दो टर्म्स ध्यान रखने हैं, फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन एंड सेकंड इज मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस विद इट, वो फैक्टर्स जिससे वो रेट ऑफ रिएक्शन इन्फ्लुएंस हो रही है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट हम आता है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। देखिए सपोज टू बी, मान लीजिए आपको एक रिएक्टेंट दिया हुआ है और वो फॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट, तो कितने टाइम पे वो रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट बनाता है, एक टाइम पीरियड ले रहा होगा ना। जैसे सपोज टू बी पहले वो 100 ग्राम था तो 20 ग्राम उसमें से प्रोडक्ट बना, तो 20 ग्राम जब वो चेंज हुआ प्रोडक्ट के अंदर तो उसने कितना टाइम लिया। जब इस चीज को हम मेजर करते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी बदली है उस टाइम के अंदर, उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट भी चेंज हो रहा है और प्रोडक्ट भी चेंज हो रहा है, तो इट मीन्स जितना रिएक्टेंट कम हुआ उतना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तो इट मीन्स दोनों का रेट हमेशा सेम रहता है। तो इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं चेंज इन concentration of one of reactant or product in per unit time, मतलब कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का टाइम के साथ चेंज हो रहा है या फिर प्रोडक्ट का, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, समझ में आ रहा होगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है टाइम के साथ, और प्रोडक्ट की क्या होती है, इंक्रीज होती है टाइम के साथ। तो इट मीन्स अगर मैं कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की लेता हूं टाइम के साथ, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। सेम इन केस ऑफ प्रोडक्ट, ये कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो आप देखिए एक ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है, क्लियर। अब हम बात करते हैं यहां पे इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ध्यान दीजिए। इसका मतलब ये हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। नेगेटिव साइन का मतलब है ये डिक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन, क्लियर। लेकिन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट पे साइन पॉजिटिव का, इसका मतलब ये कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टाइम। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो भी हमने डिफाइन किया ये दो तरीके की होती है। एक होती है आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है, मान लीजिए इस ग्राफ में मैंने एक इंटरवल ले लिया, यहां से लेके यहां तक का एक डेल्टा टी का एक टाइम इंटरवल ले लिया, तो एक लंबे टाइम इंटरवल में कितना चेंज आ रहा है उसकी कंसंट्रेशन में, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज रेट से। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ROR का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन ओवर अ लॉन्ग रेंज ऑफ टाइम, एक लंबे टाइम के लिए, उसे हम बोलते हैं एवरेज रेट, क्लियर। इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट 6th सेकंड में 7th सेकंड में उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं उस पॉइंट पे, लाइक इस पॉइंट की बात करें, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये सिर्फ टच होके जा रहा है, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है। तो जब हम एक पर्टिकुलर टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन को निकालते हैं तो उसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। देखिए इस साइन का मतलब है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है, ओके। कंसंट्रेशन, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, तो इट मींस इंक्रीज होगा विद द कंसंट्रेशन। कैटलिस्ट, आपको पता है कैटलिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, यही इसका काम होता है। टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्टेंट के वो आपस में कोलाइड करने लगते हैं ज्यादा, क्योंकि उन्हें एनर्जी मिलती है। जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा और उतनी जल्दी बनेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ भी बढ़ता है। नेक्स्ट सरफेस एरिया, जितना बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड किया जाएगा उतनी फास्ट आपकी रेट ऑफ रिएक्शन हो जाती है। तो इट मींस ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। अच्छा, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, तो रेट में हमने देखा चेंज इन कंसंट्रेशन आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन में टाइम। कंसंट्रेशन का मतलब इन टर्म्स ऑफ मोल की हम बात करें तो इसका मतलब हो गया मोल, और टाइम किसमें, सेकंड, तो मोल पर सेकंड, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये इसकी SI यूनिट होगी यहाँ पे। आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी।
तो अब हम समझते हैं हमारा सेकंड टॉपिक। देखिए हमारे सेकंड टॉपिक में हमें समझना है रेट लॉ क्या होता है, मॉलिक्युलैरिटी क्या होता है और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। इन तीनों के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन्हें बहुत ध्यान से समझना। देखिए फर्स्ट हम बात करते हैं रेट लॉ की। रेट लॉ का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लीजिए हमें एक रिएक्शन दी हुई है लाइक ए प्लस बी गिव सी और डी टी। तो फर्स्ट चीज रेट लॉ जो होता है वो एक्सप्रेस करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब हमें प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। तो रेट लॉ सिंपली बताता है कि जो रिएक्शन का रेट है, रेट वो किसके प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। किसके प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। उसके आगे जो भी कोएफिशिएंट लगे हुए हैं ये पावर में जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। ये चीज क्लियर हो रही है, ये पावर में जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। तो इट मींस हम ये बोल सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और वो दोनों कंसंट्रेशंस मतलब जो आपको रिएक्टेंट दिए वो किस में होंगे, मल्टीप्लाई में होंगे यहाँ पे। और इनके आगे के कोएफिशिएंट्स पावर में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि कितना किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मिलेगा हमेशा। तो चलिए इसे एक बार डिफाइन देखते हैं इसकी। ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब यहां वो वाला प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ईच कंसंट्रेशन इज रेज्ड टू पावर फॉर्म। ईच कंसंट्रेशन रेज्ड टू दी पावर आ रही है यहाँ पे, पावर फॉर्म विच मे और मे नॉट इक्वल टू देयर स्टीशियोमेट्रिक इक्वेशन। ये स्टीशियोमेट्रिक जो ये इक्वेशन है इसके कोएफिशिएंट्स के हो सकती है पावर, ये भी हो सकती है या फिर ये नहीं भी हो सकती है, बट इसे बोलते हैं रेट लॉ। क्लियर। तो जो भी आपको यार रिएक्टेंट दिया हुआ होगा ना उसे ऐसे एक्सप्रेस कर देना आप सिंपली। क्लियर हो गई चीज। अच्छा अब यहां पे हमने क्या लगाया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहां एक के लगा दिया। अब के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्लियर। अगर आपको इसको डिफाइन करना हो तो आपको ध्यान रखना है, अगर मैं ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 लेट कर लेता हूं तो इस तरफ ये दोनों क्या हो जाएंगे 1 1, तो के किसके इक्वल हो जाएगा, रेट के। तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट को मैं डिफाइन कर सकता हूं कि ये एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन के ही इक्वल है अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की यूनिटी है 1 है, इसकी कंसंट्रेशन 1, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, रेट ऑफ अ रिएक्शन के। अब देखिए आपसे एग्जाम में कई बार बोला जाता है कि इसकी डिफरेंशियल फॉर्म लिखनी है, तो डिफरेंशियल फॉर्म में क्या करना है यार, रेट को आप ऐसे भी एक्सप्रेस करते हो ना dr बाय dt, क्योंकि यहां पे हम रिएक्टेंट की बात करें तो आगे कौन सा साइन लगा दिया, नेगेटिव का। तो अगर मैं रेट को हटा के वहां पे माइनस dr बाई dt लिख दूंगा तो समझ जाइए ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है जिसमें आपको डिफाइन करना है इसे। क्लियर। और बाकी इधर लॉस सेम का सेम रहने वाला है, बस रेट को चेंज करके माइनस dr बाई dt लगा देना है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज मॉलिक्युलैरिटी। मॉलिक्युलैरिटी क्या होता है, रिएक्टेंट के पार्टिकल्स जब इफेक्टिवली टकराते हैं आपस में तो प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं हुआ तो प्रोडक्ट भी नहीं बनता है। तो कितने पार्टिकल्स आपस में साइमल्टेनियसली टकरा के प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्युलैरिटी। तो मॉलिक्युलैरिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफेक्टिवली कोलाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड मॉलिक्युलैरिटी। एग्जांपल के लिए देखिए 2HI गिव H2NI2, तो कितने रिएक्टेंट के यहाँ पे मोल्स, मोल्स देखिए कितने, 2 है ना, तो मतलब 2HI के मॉलिक्यूल्स टकरा के H2 और I2 फॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी मॉलिक्युलैरिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। सिमिलरली 2NH3 गिव N2 प्लस 3H2, तो NH3 के कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा के फॉर्म कर रहे हैं, तो इट मींस मॉलिक्युलैरिटी हो गई 2। अब ध्यान रखना मॉलिक्युलैरिटी 1 2 3, लेकिन 3 से ऊपर मोस्टली नहीं जाती है, क्योंकि 3 से ऊपर अगर मॉलिक्युलैरिटी जाएगी तो इसका मतलब ये हो गया एक ही टाइम पे 4 मॉलिक्युलैरिटी किसी की, तो एक ही टाइम पे 4 के 4 पार्टिकल्स का साथ में टकराना जरूरी है, वो भी इफेक्टिवली, तब प्रोडक्ट बनेगा, जो कंडीशन काफी रेयर हो जाती है। तो इसीलिए मॉलिक्युलैरिटी आपको 2 3 मोस्टली देखने को मिलेगी। क्लियर। अच्छा अब यहां पे 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं, फर्स्ट इज एलिमेंट्री एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है अगर रिएक्शन सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, जैसे ये रिएक्शन हो गई, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। लेकिन अगर रिएक्शन किसी एक स्टेप में कंप्लीट ना होके 2 या उससे ज्यादा स्टेप्स में हो रही है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब देखिए अगर मुझे किसी रिएक्शन का रेट बताना है, एलिमेंट्री हुई तो यार एक ही रिएक्शन है, आप उसी रिएक्शन से उसका रेट बताएंगे, लेकिन अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हुई
तो आपको ध्यान रखना है वहां एक से ज्यादा रिएक्शन होगी, लेकिन उन सभी रिएक्शन का पहले रेट निकालिए और उसमें से देखिए सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन कौन सी है। जो भी सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन होगी उसे हम रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अगर 3 स्टेप में कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें से जो सबसे स्लोएस्ट होगी उसे हम रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन या फिर स्टेप बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास टर्म होता है मॉलिक्यूलैरिटी का। क्लियर? अब मॉलिक्यूलैरिटी में एक दो चीजें आपको और ध्यान रखनी है। मॉलिक्यूलैरिटी में कभी भी नंबर फ्रैक्शन में नहीं होगा या फिर नेगेटिव में नहीं होगा। ये चीज क्लियर हो रही है? क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे से टकराएगा, आधे से नहीं टकराएगा। तो जब आधे से नहीं टकराएगा तो इसका मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होगी, लाइक 2/3, 3/4। नेगेटिव में भी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि पार्टिकल टकराएंगे ना, तो वैल्यू किसमें होगी? हमेशा पॉजिटिव में देखने को मिलेगी। उसके अलावा मॉलिक्यूलैरिटी 0 भी नहीं हो सकती, क्योंकि पार्टिकल्स टकराएंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा वहां पे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या है समझिए। देखिए, जैसे हमने किसी रिएक्शन को रेट लॉ से एक्सप्रेस किया। अब रेट लॉ से एक्सप्रेस किसे करते हैं? हम रिएक्टेंट को। तो इसका मतलब हमने रेट को डिफाइन किया बाय यूजिंग द रेट लॉ। अब रेट लॉ से डिफाइन करने के बाद यहां पे जो रिएक्टेंट दिए हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ पावर आ रही होगी। अगर हम इन पावर्स को ऐड कर देते हैं तो इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का मतलब है सम ऑफ पावर टू विच द मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन रेट लॉ। इसका मतलब ये हो गया, रेट लॉ से जिन कंसंट्रेशंस को आप डिफाइन कर रहे हैं उनके ऊपर रेज कर रही है जो पावर, उसको आप ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जैसे इसमें मान लीजिए इसके ऊपर पावर x है, इसके ऊपर y है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? x प्लस y। क्लियर हो गई ये चीज? ओके, अब थोड़ा आगे समझते हैं। अगर मान लीजिए आपको बोला है 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तो इसका मतलब क्या है? 0 ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि आपके पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसके ऊपर पावर कितनी है? 0 है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब उसके ऊपर पावर कितनी आ रही है? 1 आ रही है। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो आपको सबकी पावर्स को ऐड करना है, वही आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताएगा। सेकेंड ऑर्डर का मतलब पावर कितनी है? 2 है यहां पे। चलिए अब बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट। तो यूनिट के अकॉर्डिंग समझिए, अगर मान लीजिए मुझे 0 ऑर्डर दिया हुआ है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो 0 ऑर्डर में जो ये k है, जिसे हम बोलते थे रेट कांस्टेंट, इसकी आपको यूनिट बतानी है। तो आप क्या करेंगे? इस a0 को नीचे ले आएंगे रेट के, और k की यूनिट को आप डिफाइन करेंगे। तो a0 नीचे आ गया रेट के, तो रेट अपॉन में a0, ये आपके पास वैल्यू आ गई। a0 मतलब a0 की बात कर रहे हैं। अब रेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अच्छा, पीछे एक छोटी सी गलती हुई है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। तो इसका मतलब यहां पे यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर पर सेकंड। रेट की यूनिट आपको याद रखनी है, पीछे शायद हमने मोल पर लीटर लिखी है गलती से, तो इसका मतलब है मोल पर लीटर पर सेकंड। क्लियर हो रही चीज? क्योंकि आपको पता है कि मोल पर लीटर का मतलब मोलारिटी है, जिसके टर्म्स में हम कंसंट्रेशन को लिखते हैं, अपॉन में टाइम का मतलब पर सेकंड। तो इट मीन्स रेट की जगह लिख दिया मोल पर लीटर पर सेकंड। और ए क्या है? ए थी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो वो किस में होगी? मोल पर लीटर में। 0 ऑर्डर है तो ऊपर पावर कितनी है? 0। अगर किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इट मीन्स आंसर में क्या बच जाएगा यहाँ पे? मोल पर लीटर पर सेकंड। सो दिस इज द आंसर। क्लियर हो गई ये चीज? नाउ द नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर। अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है तो देखिए k दिया हुआ है, a को नीचे ले आइए, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल लीजिए। तो k इज इक्वल टू रेट अपॉन में a। रेट की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप? मोल पर लीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट, और कंसंट्रेशन की जगह मोल पर लीटर। क्योंकि इसकी पावर 1 है तो इस बार हमें मोल पर लीटर लिखना पड़ेगा। मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पर सेकंड ये किसकी यूनिट है? फर्स्ट ऑर्डर की। सिमिलरली आप सेकंड ऑर्डर की भी खुद निकाल सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। इस बार रेट की यूनिट सेम, मोल पर लीटर पर सेकंड। एक ही जगह पे बस क्या करना है आपको? मोल पर लीटर लिखना है और उसका स्क्वायर कर देना है, जहां से k निकल जाएगा। तो ये तो हो गई रेट कांस्टेंट्स की आपकी यूनिट्स, जिसको आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक और टर्म आता है सीडो फर्स्ट ऑर्डर। सीडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये हो गया, सीडो का मतलब होता है फॉल्स और फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब एक ऐसी रिएक्शन जो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, बट ड्यू टू दी सर्टेन कंडीशन वो क्या हो चुकी है?
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन चुकी है। मतलब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर में थी नहीं, बट कुछ कंडीशंस की वजह से फर्स्ट ऑर्डर में आ गई, तो इसे बोलते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए CH3COH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे एसिडिक एसिड भी कहते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है CH3CO- और H3O+। अब देखिए इस रिएक्शन का जैसे मैं इसे रेट लॉ से एक्सप्रेस करता हूं, तो हमने लिखा रेट इज इक्वल टू K CH3COOH और H2O। हमने रिएक्टेंट्स को ले लिया और मान लीजिए कि इसके आगे जो कोफिशिएंट्स लगे हुए हैं ये इसकी पावर है 1 और 1। तो अगर मैं इसका ऑर्डर निकालता हूं जनरली, तो अगर मान लीजिए इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या हो चुका है, यहाँ पे 2 हो चुका है। बट होता क्या है कि वाटर एक्सेस में होता है, जो चीज एक्सेस में होती है वो रेट को डिफाइन कभी नहीं करती है। तो इट मींस हम वाटर को यहां से नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जब वाटर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहां क्या बच गया, CH3COOH। तो इसका मतलब अब इसका ऑर्डर कितना रह गया, 1, क्योंकि H2O तो यहां से हट चुका है ना। तो इट मींस दिस इज कॉल्ड योर सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सर्टेन कंडीशंस में क्या हो गई है, एक ऐसी रिएक्शन जो सेकंड ऑर्डर लग रही थी वो फर्स्ट ऑर्डर बन चुकी है। देखिए अब हमारे पास है टॉपिक नंबर 3, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। जैसे हमने जीरो ऑर्डर पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा, सेकंड ऑर्डर पढ़ा, तो वहां से हमारे पास कुछ इक्वेशंस आती हैं और इन इक्वेशन के बेस पे आपके एग्जाम्स में न्यूमेरिकल कंफर्म आते हैं। तो आपको अभी इन इक्वेशंस को याद रखना है, सिर्फ याद रखना है। यहाँ पे कैसे आती है इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता है वैसे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन दी है, तो जीरो ऑर्डर को हमने किस तरीके से लिखा था, dR/dt इज इक्वल टू, मान लीजिए दिस इज योर K, यहाँ नेगेटिव का साइन, फिर हम यहां लिखते थे R की पावर 0। क्लियर हो रही चीज। अब R की पावर 0 का मतलब आई होप आप लोग क्लियर हो रहा होगा, क्या होगा इसका मतलब, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा dR और ये हो जाएगा K, ये हो गया 1। dt को हम ले गए कुछ इस तरीके से, क्लियर। अब इसे हम पहले इंटीग्रेट करते हैं और फिर लॉग में लेके आते हैं, और लॉग में लाने के बाद फाइनली आपको कुछ ऐसी वैल्यू देखने को यहां पे मिलती है। तो वही हम डायरेक्ट वैल्यू पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां पे हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का, इसीलिए ऐसी इक्वेशंस को हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस बोलते हैं। क्योंकि रेट से हमने क्या निकालने की कोशिश करी है, इंटीग्रेट करके ये इक्वेशंस फॉर्म करी है। तो अब थोड़ा समझते हैं क्या क्या इक्वेशंस हैं। ऐसा डेरिवेशन अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, बाकी जरूरत है नहीं। देखिए फर्स्ट बात करते हैं जीरो ऑर्डर की। जीरो ऑर्डर का के का मतलब क्या था, रेट कांस्टेंट अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, A0 - A/T, ये फॉर्मूला है। इसका मतलब ये हो गया टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हम ये देख रहे हैं, A0 का मतलब है इनिशियली उसकी कंसंट्रेशन थी कितनी और अब कितनी बच गई है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे A। समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसी चीज है, हाइड्रोकार्बन है एक, और उसकी जो कंसंट्रेशन है इनिशियली वो 100 ग्राम थी, बट 30 सेकंड के बाद आफ्टर 30 सेकंड उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कुछ हो चुकी है वहां पे 50%। तो इट मींस 50% हो चुकी है, तो मतलब 50% बची हुई है वहां पे। सो दैट मींस 100 तो हो गई उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, और जो बच गई है, जो बच चुकी है, तो दैट इज योर फाइनल कंसंट्रेशन जो बच गई है A। और T का मतलब कितना टाइम उसे लगा, अगर आप इसे यहां पुट कर देंगे तो आपको K मिल जाएगा, दिस इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर। फिर वही कंसंट्रेशन ने आधा होने में कुछ ना कुछ टाइम लगाया हुआ होगा, मतलब मान लीजिए वो इनिशियली 100 ग्राम थी, तो 50 ग्राम होने में जितना भी उसे टाइम लगा है, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। और इसका फॉर्मूला होता है A0/2K, A0/2K। A0 का मतलब इनिशियल जितनी भी कंसंट्रेशन दी थी वो यहां पुट कर दीजिए, और K का मतलब क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट आपका। और इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, T के बीच में, और ये आपको दी हुई है इसकी फाइनल कंसंट्रेशन और ये उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो आपको ध्यान रखना है ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, ये एग्जाम में बहुत बार आया है। और ये जो हम ln_r और ln_r0 लिख रहे हैं नेगेटिव में, ये जब इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं तब टर्म्स आते हैं वैसे, तो इसीलिए अभी हमने इसे डिराइव नहीं देखा है और जरूरत नहीं है, तो ये ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है अगर ग्राफ इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है, ये आपको जीरो ऑर्डर ग्राफ देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर। अब ध्यान रखना है सारे क्वेश्चंस फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर ही आते हैं, जीरो ऑर्डर से क्वेश्चन नहीं आता है। और फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है K = 2.303 T log A-x। इसका मतलब ये है, K का मतलब है, ध्यान रखना है, रेट कांस्टेंट, T का मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद, A का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन, और A-x का मतलब है कितनी कंसंट्रेशन अब बच गई। सपोज टू बी पहले वो 100% था,
कुछ टाइम के बाद वो 20% डिकम्पोज हो गया। तो ये जो 20% डिकम्पोज हुआ है वो आपका x रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बच कितना गया होगा 80%। तो इट मींस 100 माइनस 20, 80% नीचे आ जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा। और कितना टाइम लिया लिखना है वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं और इससे निकल जाएगा रेट कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है फर्स्ट ऑर्डर का, बाद में इसके क्वेश्चंस देखेंगे जब हम क्वेश्चन आंसर सेक्शन में आएंगे। फिर अगर यही चीज गैस फेज में दी हुई है तो गैसियस फेज में हम प्रेशर का फॉर्मूला यूज करते हैं और प्रेशर का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 2.303 T। ये बिल्कुल सेम है, लॉग सेम। चेंज क्या करना है, जैसे यहाँ पे A लिखा होता था इनिशियल कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे क्या होता है PI। PI का मतलब हो गया इनिशियल प्रेशर, क्लियर, बस नीचे चेंज करना है। यहाँ A माइनस एक्स था, यहाँ पे होता है 2PI माइनस PT। PI का मतलब तो समझ में आ रहा होगा, इनिशियल प्रेशर को 2 से मल्टीप्लाई करिए और माइनस में PT। PT का मतलब हो गया उस टाइम T पे उसके पास कितना प्रेशर था, दैट इज योर PT। तो सेम वैसा ही है कुछ। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द गैसियस फेज। जब आपको प्रेशर के टर्म्स में दिया होगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज बिल्कुल कर लेना। अब बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड की। ये फॉर्मूला भी बहुत यूज होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड होता है T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय K। तो इट मींस हमें सिर्फ और सिर्फ K की वैल्यू अगर पता है तो हम हाफ लाइफ पीरियड निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ पता है तो K निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो अब हम समझते हैं हमारा टॉपिक नंबर 4। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर्रहनेस इक्वेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी कोई ना कोई न्यूमेरिकल आता है, लेकिन पहले हमें इसकी इक्वेशन और थ्योरी समझनी जरूरी है। फर्स्ट हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी से पहले आपको समझना है कि जब एक रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट के पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, कोलिजन होता है उनके बीच में और फाइनली प्रोडक्ट बनता है। लेकिन क्या कोलिजन की वजह से प्रोडक्ट बनता है? नहीं। जब तक कोलिजन आपका इफेक्टिव नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है और उतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए तभी वो प्रोडक्ट बना पाएगा। तो इट मींस यहां पे हम थोड़ा समझे नॉर्मली, तो देखिए एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर A और B C+D बनाते हैं, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे 40 जूल एनर्जी की जरूरत है, मतलब मुझे 40 जूल की जरूरत है, लेकिन रिएक्टेंट के पास सिर्फ 30 जूल है जब वो टकराते हैं आपस में। तो इस सिचुएशन में 10 जूल की और जरूरत पड़ेगी तभी वो प्रोडक्ट बना पाएगा। आई होप यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कितने की जरूरत है? 10 जूल की जरूरत है। तो ध्यान से समझिए, इससे कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए कि ये प्रोडक्ट बना सके, उस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब ये है जिस एनर्जी पे, मिनिमम एनर्जी पे प्रोडक्ट बनता है उस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक और टर्म आएगा एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है यहां पे कि उस रिएक्टेंट को कितनी और एनर्जी चाहिए ताकि वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच सके और प्रोडक्ट बना सके, उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इट मींस इस रिएक्शन में जैसा हमने एग्जाम्पल लिया कि 30 जूल रिएक्टेंट की एनर्जी है और प्रोडक्ट बनाने के लिए कितनी चाहिए? 40 जूल। तो टोटल जो 40 जूल जो मिनिमम एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट के लिए वो है 40 जूल। तो 40 जूल थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई। बाकी इसके पास 30 जूल है तो इसे 10 जूल की और जरूरत है, तो वो जो 10 जूल की एनर्जी है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो इट मींस अगर इसे 10 जूल और मिल जाएगी तो 40 हो जाएगी और प्रोडक्ट बन सकता है। तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब हो गया मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed by the reactant molecule, absorbed by the reactant molecule so that their energy become equal to threshold। कितनी मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करे ताकि कहां तक पहुंच सके? थ्रेशोल्ड तक, उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो इट मींस एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? कितनी एनर्जी थी प्रोडक्ट के पास? 40 जूल, मतलब जैसे हमने थ्रेशोल्ड बताया था, माइनस रिएक्टेंट की कितनी एनर्जी थी? 30 जूल। तो इसका मतलब 40 माइनस 30, तो हमने कितनी एनर्जी का यूज किया है? 10 जूल का। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या था यहां टर्म? तो मिनिमम एनर्जी विच एन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल इफेक्टिवली कोलाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट। इसका मतलब कितनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास ताकि वो इफेक्टिवली टकरा के प्रोडक्ट बना सके। चलिए इसे यहां समझते हैं इस ग्राफ के थ्रू। देखिए यहां पे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, मान लीजिए दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यहां पे दिए हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स,
इसका मतलब क्या क्या हो रहा है रिएक्शन के अंदर, हम वहां देख रहे हैं। देखिए अब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ये है, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए, तो इस एनर्जी को क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो रिएक्टेंट के पास अगर हम उसे इतनी एनर्जी और दे दें तो इस एनर्जी को बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। इस एनर्जी की वजह से वो रिएक्टेंट थ्रेशोल्ड तक पहुंच पाएगा, और जैसे ही थ्रेशोल्ड तक पहुंचा इफेक्टिव कॉलिजन हुआ, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके बाद देखिए फिर एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हुई, रिलीज। अब देखिए यहां तक रिएक्टेंट की एनर्जी थी, तो इतनी एनर्जी सबसे पहले निकलेगी, कौन सी? एक्टिवेशन एनर्जी, जब प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन उसके बाद भी कुछ एनर्जी इवॉल्व होती है रिएक्शन में, क्लियर, और फाइनली क्या बन जाता है? आपका प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये वाली एनर्जी रिएक्टेंट की है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी हमने दी एक्टिवेशन, और ये वाले पॉइंट को हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं, और फाइनली बन गया आपका प्रोडक्ट वहां पे। अब देखिए नेक्स्ट हम आता है हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस ने रेट कांस्टेंट के लिए एक इक्वेशन दी, क्योंकि इसका मानना था कि टेम्परेचर से भी कहीं ना कहीं आपका रेट कांस्टेंट इफेक्टेड होता है। तो आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दी, K इज इक्वल टू AE माइनस EA बाय RT। अब यहां पे कुछ टर्म्स आ रहे हैं, K का मतलब तो रेट कांस्टेंट है, लेकिन अगर हम A की बात करें तो A को बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर इसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। जब पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन होता है तो कितना कोलिजन हो रहा है उसे ए रिप्रेजेंट करता है। ई का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल, क्योंकि एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है तो इसका नाम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी है। इसके बाद एक्सपोनेंशियल के ऊपर लिखा है EA बाय RT। EA यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है, R का मतलब गैस कांस्टेंट और T का मतलब टेम्परेचर है। क्लियर हो गई? तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आर्हेनियस इक्वेशन। अब अगर हम इसमें दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा log K, क्योंकि ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस में चले जाएंगे, तो हम लिखेंगे log A प्लस। लेकिन जब इस एक्सपोनेंशियल का आप लॉग लेंगे तो जो भी पावर एक्सपोनेंशियल में होती है वो नीचे आ जाती है। तो इसकी पावर कितनी थी? माइनस EA बाय RT। तो आगे क्या आ गया? माइनस EA बाय RT। तो ये हमारी एक और इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है। अब देखिए इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन पे आते हैं, जिसके ऊपर जनरली न्यूमेरिकल आते हैं। आपको सोचना है कि यार एक रिएक्शन है, उसका टेम्परेचर मान लीजिए T1 है और कांस्टेंट K1 है, फिर रिएक्शन का टेम्परेचर हम बदलते हैं, T2 करते हैं, तो उस समय उसका रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा? E2 हो जाएगा। तो अगर हम ऐसी दो इक्वेशन बना के उन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेकंड माइनस फर्स्ट, तो मतलब log K2 माइनस log K1। और आप जानते हैं log में अगर कोई चीज सब्ट्रैक्ट होती है तो वो डिवाइड में आ जाती है, तो log K2 बाई K1। और आपको पता है log A इसमें भी होगा, log A उसमें भी होगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और फाइनली यहाँ पे EA बाय R आपको सेम मिलेगा, बस टेम्परेचर 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2 ऐसा आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे तो इस इक्वेशन को बना भी सकते हैं और अभी रीड करने के लिए डायरेक्ट पढ़ भी सकते हैं। तो इसे बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। अब एक चीज और जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, रेट कांस्टेंट। ध्यान रखना है आपको, रेट कांस्टेंट बिकम डबल एट द राइज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। अगर 10 डिग्री या फिर 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ता है तो उस समय रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। इसके ऊपर एक ग्राफ भी बनता है, देखिए नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज दिया, यहाँ एनर्जी दिया और ये ग्राफ दिया हुआ है। अब आपको ध्यान रखना है, इसमें जनरली बच्चे गलती ये करते हैं, जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है उस वाले को बोल देते हैं T+10, बट आपको ध्यान रखना है ऐसा नहीं है। ऊपर वाला T वाला है और ये नीचे वाला ग्राफ T+10 का है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? 10 डिग्री बढ़ा हुआ है आपका। अब आप पता कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू डबल हो रही थी, तो आपको ऐसे पता करना है। देखिए जब आप यहाँ जाएंगे तो इसका एरिया देखिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस सिचुएशन पे ऑलमोस्ट डबल नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस तरफ प्रोडक्ट बनता है ना, तो जितने ज्यादा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट हो चुका होगा। तो इट मींस 10 डिग्री वाला ग्राफ ये वाला है और ये सिर्फ टेम्परेचर T वाला है। क्लियर? अब नेक्स्ट समझते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आप जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है, लेकिन कैसे करता है? तो फर्स्ट चीज आपको समझनी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, और इसका दूसरा काम होता है कि ये एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना, इंक्रीज कर देता है। अच्छा सॉरी, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे डिक्रीजिंग लिखा हुआ था, तो दैट मीन्स डिक्रीजिंग, जो अभी मैंने आपको बताया एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव पाथ। तो इट मीन्स आप यहाँ पे देखिए, एक इस वाले ग्राफ में देखिए ये वाली जो आपको रिएक्शन दी हुई ऐसा ही ग्राफ है कुछ, सेम एनर्जी रिएक्टेंट
कोऑर्डिनेट्स। लेकिन इस वाले ग्राफ में देखिए और इस वाले ग्राफ में डिफरेंस क्या है, ये बिना कैटलिस्ट का, ये विद कैटलिस्ट का है। अब इस सिचुएशन में देखिए एक्टिवेशन एनर्जी हमें ज्यादा चाहिए, लेकिन यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, तो जब हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। उसके बाद देखिए ये वाले पाथ और इस वाले पाथ में ये वाला पाथ छोटा है, तो इसका मतलब ये एक ऑल्टरनेटिव पाथ है जो किसने प्रोवाइड किया, कैटलिस्ट ने प्रोवाइड किया। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कॉलिजन थ्योरी। तो कॉलिजन थ्योरी हमें ये बताती है सिंपली कि जब भी दो चीजें आपस में इफेक्टिवली कोलाइड होती हैं तो उनसे प्रोडक्ट बनता है। तो यहां पे आपके पास एक टर्म आता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कितने कॉलिजन हर सेकंड पे उस पर यूनिट वॉल्यूम में हो रहे हैं, वो उसे रिप्रेजेंट करता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को। इट मींस नंबर ऑफ कॉलिजन टेक प्लेस इन पर सेकंड इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। और इसके बाद हमारी एक इक्वेशन आती है, तो वो है रेट इज इक्वल टू जेड ए बी ई माइनस ई ए बाय आर टी। तो ये इक्वेशन बिल्कुल वैसी है जैसी आरएनएस की इक्वेशन थी, बस इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे के की जगह रेट लिखा है और ए क्योंकि ये आरएनएस फैक्टर या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर था उसकी जगह पे जेड ए बी है। अब जेड ए बी यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है आपका कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, और यहाँ भी ए जो था इसे हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर ही बोलते थे, बट इसे चेंज कर दिया गया है कांस्टेंट को। अब इस थ्योरी में एक नई चीज आई, वो नई चीज क्या थी, जैसे ऊपर आरएनएस ने बताया कि इफेक्टिव कोलिजन तब होगा जब आपकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर होगी मिनिमम, तो इसने भी बताया कि इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए दो कंडीशन चाहिए। तो पहली हो गई मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी जो सेम है दोनों में, लेकिन दूसरी चीज क्या थी, वो थी प्रॉपर ओरिएंटेशन। इसका होना भी जरूरी है तभी प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब ये है, लाइक हमें यहां दिया है कुछ इस तरीके से एच एच बी आर एच, मान लीजिए ये दिया हुआ है, और हम चाहते हैं कि ओ एच यहां पे आ जाए। अब अगर ओ एच यहां से आने की कोशिश करता है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि बी आर पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, तो इसका मतलब यहां से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो इसे बोलेंगे इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो इट मींस अगर ओ एच आता है बैक साइड से, यहां से अटैच होने की कोशिश करता है, तो उस समय होगी प्रॉपर ओरिएंटेशन और तब प्रोडक्ट बन सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई इतनी कि वो थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाए तो प्रोडक्ट बन जाएगा, उसके लिए साथ में प्रॉपर ओरिएंटेशन होना भी जरूरी है। तो ये हमारे टॉपिक थे इस चैप्टर के। आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ चुके हैं।